हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। हम इस वीडियो सीरीज में जो 2020 का जीएस पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके ईच एंड एवरी पॉइंट को बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। हमने 2013 और 14 का जो पेपर है वो डिस्कस कर लिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही में 2024 का जो जीएस का पेपर था उसको मैंने एग्जाम हॉल में किस प्रकार से सॉल्व किया था, उसमें किस प्रकार से मैंने ट्रिक्स और लॉजिक्स का यूज़ किया था, उसको भी आप जाके देख सकते हो। आप थोड़ा सा जो वीडियो है उसको शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, साथ ही में कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है। मेरे पास कई मैसेजेस आए हैं मैगजीन को लेके कि मैगजीन नहीं हो पा रही है अच्छे से, किस प्रकार से उसका रिवीजन करना है। मैं जल्दी उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से मैगजीन को बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं और उसके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हम कर पाएँ। तो चलते हैं प्रश्नों पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें आपको वर्ड टू वर्ड बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। हम इन प्रश्नों में सिली मिस्टेक के कारण गलती कर देते हैं। हालांकि ये पॉलिटी के बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दबाजी के कारण हम ऐसे प्रश्नों को सामान्यतः गलत कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। यह बात सही है, यह लाइन आप याद रखना। यह प्रश्न वापस भी आ सकता है। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि भारत का संसद है वो ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। न्यायपालिका दे सकते हैं और वहां पर राष्ट्रपति भी दे सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा राष्ट्रपति। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, ऐसी बातों को आप लिख दीजिए साथ ही साथ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स होती है ये। दूसरा पॉइंट है, भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। यह बात गलत है। यहाँ पर जो वाक्य है भारत का संविधान, यह इस स्टेटमेंट को गलत कर रहा है। भारत के संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं कर रखा है कि एक वर्ष में संसद के 3 सत्र चलाने हैं। परंपरागत रूप से संसद के 3 सत्र होते हैं। कौन से? एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र और एक होता है शीतकालीन सत्र। 3 सत्र होते हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ष 2 सत्रों का होना आवश्यक है। संविधान में यह लिखा हुआ है कि 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो गैप है वो 6 महीने का हो सकता है, इसलिए साल में 2 सत्रों को आयोजित करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर भारत के संविधान में ऐसा नहीं कहा गया है, इसलिए दूसरा पॉइंट होता है गलत। तीसरा पॉइंट है, एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। यह बात एकदम सही है। संसद के चलने के लिए कोई दिनों की संख्या निर्धारित नहीं है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ऐसे स्टेटमेंट को याद रखना, आगे वापस पूछ सकता है यूपीएससी। तो आंसर होता है इसका सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हिस्ट्री में एनसीईआरटी से पूछा गया है। एनसीईआरटी में जो आर एस शर्मा और सतीश चंद्रा है या फिर जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें इस प्रकार के जो वर्ड आ रखे हैं जो कि प्रशासन से संबंधित हो सकते हैं, जो कि सिक्कों से संबंधित हो सकते हैं, जो कि भूमि से संबंधित हो सकते हैं, जो कि अन्य किसी क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं, उन शब्दों को आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे शब्दों को आप अलग से डायरी बनाकर लिख भी सकते हैं। मैंने जो आर एस शर्मा और सतीश चंद्रा के जो नोट्स हैं वो अच्छे से बना के स्टडी स्कोप जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर सेंड कर रखे हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर पहला वर्ड है औरंग। औरंग एक फारसी वर्ड है जिसका मतलब होता है गोदाम। गोदाम वही जहाँ पर वस्तुओं को स्टोर किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है राजकोष का प्रभारी, तो पहला पॉइंट हो जाता है गलत। तो ए एंड डी पॉइंट एलिमिनेट हो जाते हैं। दूसरा वर्ड है बेनियान। बेनियान बोला जाता है स्थानीय व्यापारी को। स्थानीय व्यापारी होता है, कब बोला जाता था ये? जब अंग्रेज भारत में आए थे तब जो स्थानीय व्यापारी होते थे उनको बेनियान बोला जाता था। और ये जो स्थानीय व्यापारी होते थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में काम करते थे। ये स्थानीय व्यापारी एजेंट के रूप में काम करते थे, उनसे माल को खरीदने के लिए बिचौलियों का काम भी करते थे। तो दूसरा पॉइंट हो जाता है सही। तीसरा पॉइंट है मिरासीदार। मिरासीदार जो वर्ड है वो चलता था जहां पर रेतवाड़ी व्यवस्था थी। रेतवाड़ी व्यवस्था कहाँ थी? मूलतः मद्रास रीजन में थी। तो मद्रास रीजन में ये मिरासी वर्ड चलता था। और मिरासीदार किसे बोला जाता था? जो जमीन का मालिक होता था उसे मिरासीदार बोला जाता था। जो 3 प्रकार की भू राजस्व प्रणालियाँ थी, कौन कौन सी? एक थी रेतवाड़ी, एक थी महालवाड़ी और एक स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। जो रेतवाड़ी प्रणाली थी उसमें क्या किया जाता था? उसमें किसानों को जमीन का मालिकाना हक देते थे और जो किसान होते थे वही क्या करते? राजस्व को सीधा चुकाते थे। तो राजस्वदाता कौन होते थे? वो मिरासीदार होते थे। तो मिरासीदार कौन थे? वो जमीन के मालिक होते थे। जबकि जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी या फिर जो जमींदारी व्यवस्था थी वहां पर क्या होता था? वहां पर जो जमींदार थे वो मालिक थे और उनके लिए काम करते थे बाकी के लोग। और महलवाड़ी व्यवस्था में जो एक गांव का मुखिया होता था वह राजस्व देने का काम करता था। लेकिन रेतवाड़ी प्रणाली में जो मिरासीदार यानी कि जो भूमि का मालिक होता था वही राजस्व देता था। तो राज्य का नामित राजस्वदाता ये हो जाता है सही। और जो ये मिरासीदार होते थे इनके पास अधिकार होता था कि वे
जो भूमि है वो बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे और किसी को उपहार के रूप में भी दे सकते थे। यहाँ पर जो मिरासीदार वर्ड है वो रेतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। रेतवाड़ी व्यवस्था मद्रास रीजन और असम और कुर्ग रीजन में लागू थी। इसे जो मुनरो था उसने लागू किया था, थॉमस मुनरो। कब लागू किया था? 1820 में। इस व्यवस्था के तहत जो किसान होते थे या रेत होते थे या फिर जो मिरासीदार होते थे, वे अगर कर नहीं चुकाते, राजस्व नहीं देते, तो उन्हें भूमि के अधिकार से बेदखल कर दिया जाता था। तो आंसर होता है इसका 2 और 3 बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तीसरा है, महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म कई स्कूल्स में बंट गया। मूलतः इसमें 18 स्कूल्स मानी जाती हैं। मेनली तो 6-7 स्कूल है, लेकिन मूलतः 18 स्कूल्स मानी जाती हैं। उन स्कूल से संबंधित यह प्रश्न है। काफी डीप प्रश्न है, इसको हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बौद्ध धर्म, इसके संस्थापक कौन है? भगवान बुद्ध, जिनका नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम, जिनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ये शाक्य वंश से संबंधित है और इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी के अंदर। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ये स्थानों का नाम भी याद रखना, कभी सीधा प्रश्न आ जाता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। जो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है, और ये कहाँ पर दिया था? यह दिया था सारनाथ के अंदर, जो वाराणसी के निकट है। जो भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसे महापरिनिर्वाण बोला जाता है, और यह कहाँ पर हुई थी? यह हुई थी कुशीनगर के अंदर। जो बौद्ध धर्म है वो मूलतः 4 समुदाय में बटा हुआ है। एक हीनयान में, महायान, थेरवाद और वज्रयान। जो थेरवाद है वो हीनयान से ही संबंधित है। और बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी जानकारी, जो नियम है, जो दार्शनिक बातें हैं, वो 3 पिटकों के अंदर संग्रहित है। वो 3 पिटक कौन सी है? एक है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक है उसके अंदर जो मठवासी जीवन के नियम व कानून है, मठवासी जीवन होता था उसके नियम व कानून है। विनय पिटक है उसमें भिक्षुओं, जो बौद्ध भिक्षु होते थे, उनके लिए नियम है, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो अभिधम पिटक है उसमें धर्म पर टिप्पणियाँ या जो दार्शनिक बातें हैं वो लिखी गई है। तो जो विनय पिटक था उसको लेकर आगे क्या हुआ, जो बौद्ध संघ थे उसमें तनाव उत्पन्न हो गया। भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद, भगवान बुद्ध की जब मृत्यु होने वाली थी, तब भगवान बुद्ध से कहा गया कि आप उत्तराधिकारी किसे चुनेंगे? तो भगवान बुद्ध ने कहा किसी को उत्तराधिकारी नहीं चुनूंगा, जो नियम है यही उत्तराधिकारी है। तो जो नियम थे किसमें है? विनय पिटक में। उन नियमों को लेके आगे चलकर जो बौद्ध संघ थे उसमें तनाव उत्पन्न होने लगा विभिन्न गुटों के मध्य। तो जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, कब हुई थी? भगवान बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद। कालाशोक ने इस संगति को आयोजित किया था। कहाँ पर? वैशाली में हुई थी। इस दूसरी बौद्ध संगति में जो बौद्ध संघ थे उसमें तनाव उत्पन्न हो गया और सबसे पहला विभाजन हुआ बौद्ध धर्म के अंदर। पहले संघ था, उस संघ में विभाजन हुआ और विभाजन होकर क्या बन गया? एक जो ग्रुप था, जो बहुसंघी ग्रुप था, वो बना महासंघिका और दूसरा बना स्थाविरवाद। जो अभी प्रश्न में वर्ड आए थे वो ये वर्ड थे। सेकेंड बौद्ध संगति जो कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। और इसमें जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में विभाजित हो गया। क्यों विभाजित हुआ? जो विनय पिटक था, विनय पिटक के अंदर जो स्थाविरवाद थे वो चेंज करना चाहते थे। ये जो था वो रूढ़िवादी समुदाय था, ये इसमें चेंज करना चाहता था और जो नियम है उनको कड़ा करना चाहता था। लेकिन जो महासंघिक था उन्होंने इसका विरोध किया कि नियम चेंज नहीं करने हैं। तब जो स्थाविरवाद वाले थे वे अलग होकर अपना इन्होंने एक नया स्कूल बना दिया बौद्ध धर्म के अंदर। महासंघिक थे, इन्होंने ओरिजिनल जो विनय पिटक थी उसका समर्थन किया, और जो स्थाविरवाद था उन्होंने क्या किया? विनय पिटक उसमें चेंज करने की बात की, लेकिन इनकी बात नहीं मानी और ये अलग हो गए। और महासंघिका था, ये जो महायान बौद्ध धर्म है, महायान उसका एंसेस्टर है। किस प्रकार से? जो महासंघिका है उसी ने कहा था कि बुद्ध का शरीर और मन अलौकिक है, यानी कि जो भगवान बुद्ध हैं उनको देवत्वारोपण किया, उनको देवता के समान दर्जा दिया कि वो साधारण मनुष्य नहीं है। जबकि जो स्थाविरवाद है वो मानते थे कि भगवान बुद्ध क्या थे? अरहत थे, जिन्होंने ज्ञान की प्राप्त करके श्रेष्ठतम स्तर पर पहुंच गए थे और वो सामान्य मनुष्य ही थे। लेकिन महासंघिका था, उन्होंने माना कि बुद्ध का शरीर और मन अलौकिक है, और यही जो बात थी यही महायान बौद्ध धर्म का आधारभूत विचार है। महायान बौद्ध धर्म है वो बुद्ध को भगवान के रूप में मानता है। और जो महासंघिका थे उन्होंने कहा बुद्ध सर्वज्ञ और अमर थे,
और जो बोधिसत्व का विचार था वो भी महासंगिका से ही उत्पन्न हुआ। बोधिसत्व का मतलब क्या है? बोधिसत्व से तात्पर्य है कि एक ऐसा प्राणी जो दूसरों को ज्ञान प्राप्ति में मदद करने के लिए निर्वाण में अपने प्रवेश को स्थगित कर देता है, यानी कि वो निर्वाण से परे हो जाते हैं। वह बार बार जन्म लेता है और क्या करता है, जो दूसरे सामान्य मनुष्य उनको निर्वाण प्राप्ति के लिए मदद करता है। और जो स्थविरवाद था, स्थविरवाद की बाद में चलकर बहुत ज़्यादा शाखाएं बनी। हालांकि महासंगिका था उसकी भी बहुत शाखाएं बनी और स्थविरवाद था उसकी भी काफ़ी जो शाखाएं बनी। उसमें से एक शाखा थी विभाज्यवाद। विभाज्यवाद शाखा थी, ये एक स्कूल है उसका। और विभाज्यवाद है यही थेरवाद का एंसेस्टर है। थेरवाद स्थविरवाद है, उससे क्या बना? विभाज्यवाद। विभाज्यवाद से बना थेरवाद। और थेरवाद की स्थापना कहाँ हुई थी? थेरवाद की हुई थी श्रीलंका के अंदर 5वीं सदी में। तो ये तो होगी महासंगिका और स्थविरवाद की बातें। महासंगिका और स्थविरवाद से कई शाखाएं और बनी, कई स्कूल्स और बने, उनको हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। सर्वस्तिवाद है वह भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कूल है बौद्ध धर्म का, इसको भी आप याद रखना। जो सर्वस्तिवाद है वह स्थविर बौद्ध शाखा थी उससे ही अलग होकर बना है। और जो सर्वस्तिवाद है वो क्या मानता है? यह मानता है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी एक साथ सह अस्तित्व में है। यह इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जबकि जो स्थविरवाद है वो मानता है कि ओनली प्रेजेंट इज रियल, जो वर्तमान है वही रियल है, ना भूत रियल है ना भविष्य रियल है। स्थविरवाद यह मानता है। इसी विचार को लेकर अलग होकर जो सर्वस्तिवाद है वो स्थविरवाद से अलग हो गया था। और सबसे पहले बौद्ध धर्म में किसी शाखा के या किसी स्कूल के जो ग्रंथ है वो संस्कृत में बने हैं तो वो है सर्वस्तिवाद। इंपॉर्टेंट बात है ये। इसके धर्म ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए सर्वप्रथम। मैत्रेय जो कि भविष्य के बुद्ध होते हैं, भावी बुद्ध होते हैं, उसके प्रति इनकी विशेष श्रद्धा होती है। कुषाण राजा कनिष्क था, उसने जो सर्वस्तिवाद है उनको संरक्षण दिया था। सौत्रांतिका एक बौद्ध धर्म का और स्कूल है जिसका जन्म भी सर्वस्तिवाद से ही हुआ है। यह भी इंपॉर्टेंट बात है। यह प्रश्न यूपीएससी ने पूछ भी रखा है कि सौत्रांतिका है वो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित। वात्सीपुत्री है, यह भी स्थविरवाद से अलग होकर बना है। और भी कई स्कूल्स हैं जो स्थविरवाद से अलग होकर बनी है, वो यहाँ पर दे रखी है। सर्वस्तिवाद, सौतांत्रिका, विभाज्यवाद जिससे थेरवाद का जन्म हुआ है, वत्सीपुत्री, मूल सर्वस्तिवाद, महिषासिका, धर्मगुप्त, ये सब स्थविरवाद से अलग होकर बौद्ध स्कूल्स बने हैं। और जो लोकोत्तरवाद है वह भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कूल है बौद्ध धर्म का। यह बना है महासंगिका से अलग होकर। यह महासंगिका की एक शाखा है। यह प्रश्न में पूछ भी रखा है कि लोकोत्तरवाद है वो महासंगिका की एक शाखा है। यह बात सही है। जो बामियान बुद्ध मूर्ति है वो लोकोत्तरवाद से ही संबंधित है, जो कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। एक गोकुलिका और स्कूल आता है, और चैतका, अंधका, ये स्कूल्स भी आते हैं बौद्ध धर्म में। ये भी महासंगिका की शाखाएं हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। बिल्कुल गलत। स्थविरवाद से विभाज्यवाद का जन्म हुआ और विभाज्यवाद से जन्म हुआ थेरवाद का। तो यह थेरवाद से संबंधित है। जो महासंगिका है वो महायान से संबंधित है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंगिक संप्रदाय की एक शाखा है। अभी देखा, बिल्कुल सही बात है ये। तीसरा पॉइंट है महासंगिका द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। अभी देखा था कि जो महासंगिका है उन्होंने बौद्ध को माना कि बौद्ध अमर है, अलौकिक है। तो ये पॉइंट भी जाता है सही। तो पहला पॉइंट गलत, दूसरा सही, तीसरा सही। आंसर होता है बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करते हैं? यहाँ पर पूरी 19वीं शताब्दी की बात नहीं हुई, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की बात हुई, यानी कि 1800 से लेकर 1850 तक। उस समय भारत के अंदर इन चारों में से क्या प्रभाव पड़ा वो हमें देखना है। पहला पॉइंट है भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए। दूसरा पॉइंट है भारत के वस्त्र उद्योगों में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ। यहाँ पर देखिए, बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ। ये बहुत ही हास स्टेटमेंट है, इसको भी हम काट सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर हम नॉलेज पर जाएं तो भारत के अंदर जो पहली मिल है वो 1854 में स्थापित हुई थी। कहाँ पर? सूरत में। और पहली जूट मिल 1855 में रिसरा बंगाल में स्थापित हुई थी। तो 1850 से बाद भारत के अंदर पहली मिल स्थापित हुई थी 1854 में। तो दूसरा पॉइंट तो अपने आप गलत हो जाता है। तीसरा पॉइंट है देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थी। पहली रेलवे लाइन 1854 में बिछी थी। तो ये उत्तरार्ध की बात है। तीसरा पॉइंट है ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। यहाँ पर सीधा सा इसको काट सकते हैं कि जो ब्रिटिश उत्पादन है उस पर आयात क्यों लगाएंगे? वो तो आयात मुक्त करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माल इंडिया के अंदर आ सके, उन पर कोई भी बैरियर ना लगे। तो यह तो स्टेटमेंट एकदम अंग्रेजों की प्रकृति के विरुद्ध में जा रहा है। इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बचता क्या पीछे? ए, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर उत्पादन था कपड़ों का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मशीनीकरण बढ़ गया था। इसलिए ब्रिटिश थे वो भारत को बाजार के रूप में यूज़ करना चाहते थे
इसलिए भारत के अंदर जो दस्तकारी उद्योग है वो नष्ट हो गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, यह हुआ था अपने। दूसरा पॉइंट है महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, महेंद्र वर्मन राजा बने थे 630 के बीच। परांतक फर्स्ट द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, परांतक फर्स्ट थे 907 से 953 के बीच। चौथा पॉइंट है गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना, यह हुई थी 750 ईस्वी में और 770 ईस्वी तक गोपाल राजा रहे थे। तो यहां पर सबसे पहले क्या है, महेंद्र वर्मन। दूसरा पॉइंट बी एंड सी एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर आते हैं अपने गोपाल, यानी कि चौथा, 2 4 सी इसका आंसर हो जाता है। बाद में आता है अपने राजा भोज और सबसे लास्ट में आते हैं परांतक फर्स्ट चोल राजा। अब इनके बारे में हम थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आता है प्रतिहार राजवंश, जिसे गुर्जर प्रतिहार भी बोला जाता है। इसका टाइम पीरियड आता है गुर्जर प्रतिहार राजवंश का 730 ईस्वी से 1036 ईस्वी। जितने भी राजवंश हैं उनका टाइम पीरियड आपको याद होना ही चाहिए। अगर आप 2 नंबर पाना चाहते हैं सीधे सीधे, तो जितने भी राजवंश हैं, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जितने भी राजवंश हैं पूरे भारतवर्ष के, उनको हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। लेकिन 2 नंबर आपको फिक्स करने हैं तो इन राजवंशों के नाम रटने ही पड़ेंगे। फिक्स है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है यह चला था 730 से 1036 ईस्वी तक। इसकी राजधानी थी कन्नौज और संस्थापक था इसका नागवट फर्स्ट। जितने भी राजवंश है उनका एक तो टाइम पीरियड, एक उनकी राजधानी और तीसरा उनका संस्थापक कौन था, ये चीज़ें तो कम से कम याद होनी ही चाहिए। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण राजा थे वो साथ में इंपॉर्टेंट है ही। गुर्जर प्रतिहार राजवंश से पूर्व कन्नौज में कौन था, पुष्यभूति राजवंश, जिससे हर्षवर्धन संबंधित है। और प्रश्न में क्या पूछा गया था, राजा भोज के बारे में, जिसका नाम है मिहिर भोज भी, और ये राजा थे 836 से 885 ईस्वी के बीच। आदि वराह की इन्होंने उपाधि ली थी क्योंकि ये विष्णु के बहुत ही बड़े उपासक थे। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आदि वराह की उपाधि किसने ली थी, वो थे राजा भोज या फिर मिहिर भोज ने। दूसरा था पल्लव साम्राज्य। पल्लव साम्राज्य का टाइम पीरियड है 275 ईस्वी से 897 ईस्वी। इनकी राजधानी थी कांचीपुरम। संस्थापक थे सिंह विष्णु या सिंह वर्मन। इनके आने से पूर्व जो तमिलनाडु था वहां पर कलब्र राजवंश और सातवाहन राजवंश का शासन था। इनके जाने के बाद वहां पर चोल, कदम और पश्चिमी गंग ने अपनी सत्ता स्थापित की, जिसके बाद चोल बहुत ही मुखर होकर उभर कर आए। पल्लव साम्राज्य उससे संबंधित आता है महाबलीपुरम, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां पर 100 टेम्पल है, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और पल्लव राजवंश के महेंद्र वर्मन के बारे में प्रश्न में पूछा गया था, तो महेंद्र वर्मन है, इनका टाइम पीरियड था 571 से 630 ईस्वी के बीच। महेंद्र वर्मन की जो पुलकेशिन द्वितीय था, जो कि चालुक्य राजा था, उसके साथ क्या थी, प्रतिद्वंदिता थी। और पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को नर्मदा पार करने से रोका था। तो अब आप यहाँ पर देखिए, पुलकेशिन सेकंड और महेंद्र वर्मन क्या है, एक दूसरे के समकालीन है। तो महेंद्र वर्मन और हर्षवर्धन भी एक दूसरे के समकालीन हुए ना। तो प्रश्न आ जाए, क्या पल्लव राजा महेंद्र वर्मन और पुष्यभूति राजा हर्षवर्धन समकालीन थे? ऐसे प्रश्न आते हैं यूपीसी में। तो इसलिए आपको टाइम पीरियड याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। महेंद्र वर्मन का बेटा था नरसिंह वर्मन, जिसका शासन था 630 से 668 ईस्वी के बीच। इसे बोला जाता है वातापीकोंडा। वातापी किसकी राजधानी थी, चालुक्यों की राजधानी थी, और उस समय शासन था पुलकेशिन द्वितीय का। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन सेकंड को हराया था और उसकी राजधानी पर कब्जा किया था, और उसने उपाधि धारण की थी वातापीकोंडा की। वेनसांग ने पल्लव राज्य का दौरा किया था नरसिंह वर्मन के समय। इंपॉर्टेंट बात है बहुत ही ज्यादा। प्रश्न आ जाए, वेनसांग ने पल्लव राज्य का दौरा किस राजा के दौरान किया था? तो वो था नरसिंह वर्मन। महाबलीपुरम की स्थापना नरसिंह वर्मन ने की थी। तीसरा था चोल साम्राज्य, जिसकी सत्ता थी 848 ईस्वी से लेकर 1258 ईस्वी के बीच में। प्रारंभिक राजधानी इनकी थी उरेयूर, जो आज का तिरुचिरापल्ली है। बाद में इन्होंने राजधानी बनाई तंजावुर को। अगर चोल साम्राज्य के बारे में आप समझना चाहते हैं अच्छे से, तो एक PS1 और PS2 मूवी है, पोन्नी सेल्वन, ऐश्वर्या राय बच्चन भी उसके अंदर है। बहुत ही शानदार मूवी है, कभी समय मिले तो जरूर देखना। जो चोल साम्राज्य था उसका राज्य था पेन्नार और वेलार नदियों के बीच में। इंपॉर्टेंट बात, प्रश्न पूछ ले, चोल साम्राज्य किन 2 नदियों के बीच फैला हुआ था? तो वो था पेन्नार और वेलार नदियां। इनका संस्थापक है विजयालय। इनके जो कुछ महत्वपूर्ण राजा हैं उसमें आदित्य फर्स्ट आता है, जो 871 से 907 ईस्वी के बीच था। परांतक फर्स्ट, जिसमें प्रश्न पूछा गया है, 907 से 955 ईस्वी के बीच। राजराज फर्स्ट, इसी का और राजेंद्र फर्स्ट के बारे में ही PS1 मूवी के अंदर है, बहुत ही अच्छी मूवी है। राजराज फर्स्ट थे 985 से 1014 ईस्वी के बीच, इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर बनाया था। और राजेंद्र फर्स्ट थे, वो 1014 से 1044 के बीच में थे, इन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी।
चौथा वहां पर प्रश्न में पाल साम्राज्य के बारे में पूछा गया था। पाल साम्राज्य था 750 से 1161 ईस्वी के बीच में। कहां पर? बंगाल वाले रीजन में, जो वर्तमान का बंगाल है वहां पर थे। इसका संस्थापक था गोपाल और इनकी राजधानी थी गौड़। इनके पूर्व में वहां पर खड़ग वंश था और इनके पश्चात वहां पर सैन वंश ने अपनी सत्ता स्थापित की। यह होगी प्रश्न से संबंधित सारी बातें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबका याद रखना। कभी हम जो जितने भी राजवंश है उसका अच्छे से डिस्कस करेंगे एक वीडियो में। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? हुंडी, हुंडी क्या है? एक विनिमय पत्र है। आप एग्जाम्पल के रूप में समझिए हुंडी क्या होती है। मध्यकालीन भारत में क्या होता था? चोरी चकारी बहुत ज़्यादा थी, रास्ते के अंदर लूट ज़्यादा थी, लूट लेते थे रास्ते में। तो जो व्यापारी लोग होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते तो वो सोना लेके या धन लेके नहीं जा पाते थे। तो जो व्यापारी वर्ग थे उन्होंने एक व्यवस्था बनाई। क्या व्यवस्था बनाई? उन्होंने ऐसा किया कि जैसे दो शहर हैं, एक है ए शहर और दूसरा है बी शहर। ए शहर का बहुत बड़ा सेठ है एक, जिसकी जान पहचान किसके साथ है? बी शहर के बड़े सेठ के साथ। तो अब ए शहर का कोई व्यक्ति है क, वो जाना चाहता है बी शहर में कुछ शॉपिंग करने। तो क व्यक्ति है वो पैसे ले जाने से डर रहा है यहाँ पर, क्योंकि रास्ते में लूटा जा सकता है। तो यह जाता है ए शहर के सेठ के पास और बोलता है कि मुझे बी शहर जाना है, तो मैं क्या करूँ? तो जो ए शहर वाला सेठ है वो बोलता है आप ये विनिमय पत्र ले लीजिए। आप क्या करना, जो बी शहर का सेठ है उसको जाके दिखा देना, आपको जितने पैसे इस विनिमय पत्र में लिखे हुए हैं उतने के पैसे वो आपको वहाँ पर दे देगा। ये होती थी हुंडी सामान्यतः। यानी कि हुंडी एक विनिमय पत्र था जिसकी सहायता से क्या है, पैसों का लेन देन हो सकता था। साथ ही में हुंडी एक ऋण पत्र के रूप में भी काम आ सकता था। जिस प्रकार से क व्यक्ति है वो सेठ से ऋण लेना चाहता था तो वो इसको हुंडी दे देता और ये जाके बी को देता कि मैंने लोन लिया है सेठ से, आप वो पैसे मुझे दे दो। तो इस प्रकार से भी हुंडी काम करती थी। आंसर इसका क्या हो जाता है? आंसर होता है इसका सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर वर्ड है देशेर कथा, यानी कि देश की कथा। इसका सामान्य मतलब तो यही निकलेगा। और देश कौन था उस समय? भारत था पूरा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसी एक राज्य को तो देश मानेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या थे? ये स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। तो यहाँ पर इस देशेर कथा से मतलब निकलेगा देश की कथा। अब प्रश्न को पढ़िए। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। ठीक है, इसको छोड़ दे एक बार। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। इसको भी छोड़ देते एक बार। तीसरा पॉइंट है, देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशेष संदर्भ में किया गया था। अब देश की कथाएं, बंगाल को वो देश क्यों मानेंगे? वो तो पूरे भारत को देश मानेंगे। इस प्रकार से अगर तीसरे पॉइंट को आप निकाल देते हैं तो आंसर बचता पीछे आपका ए, जो कि सही आंसर है। देखिए वर्ड पर जाइए, थोड़ा सा लॉजिक का यूज कीजिए। और जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट तो एकदम सही है। अब इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों, तो स्वदेशी नाटकों और गीतों का ही प्रचलित करेंगे, विदेशी नाटकों का थोड़ी करेंगे जो पारसी नाटक वगैरह थे। क्योंकि भी भारत के लोगों में क्या करना चाहते थे? देशभक्ति का गीत जगाना चाहते थे। तो दूसरा पॉइंट सही। पहला पॉइंट है, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरुद्ध में चेतावनी दी। बिल्कुल सही पॉइंट है। यानी कि वे मानसिक रूप से जो अंग्रेजी राज्य था उसके गुलाम बन चुके थे, तो उसके विरोध में इसने चेतावनी दी थी। एकदम सही बात है, स्वतंत्रता सेनानी यही काम करेगा और क्या। तो यहाँ पर जो सखाराम गणेश देउस्कर हैं, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सखाराम गणेश देउस्कर का जन्म हुआ था 1869 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1912 में। नाम से पता चल रहा है ये कहाँ से है, महाराष्ट्र से है। सखाराम, तुकाराम, आत्माराम भिड़े, उससे पता चल रहा है। लेकिन इनकी कर्म भूमि क्या थी? इनकी कर्म भूमि झारखंड थी। ये जो बड़े हुए थे झारखंड के अंदर हुए थे और इनकी जो रचनाएं थी वो बांग्ला भाषा में थी। तो देशेर कथा, ये वर्ड भी कैसा है? बांग्ला वर्ड है। जो सखाराम थे वे बाल गंगाधर तिलक थे, उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और ये जो अरविंदो थे उनके भी सहयोगी थे। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था या थे? यह प्रश्न यूपीएससी ने कैंसिल कर दिया था। क्यों कैंसिल किया था उसको पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, यहाँ पर बात की गई है असहयोग आंदोलन। और इंग्लिश में पूछा था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इंग्लिश हिंदी में
अलग अलग होने के कारण यूपीएससी ने इस प्रश्न को वापस ले लिया था। लेकिन अब प्रश्न में पूछा गया है गांधी इरविन समझौते के बारे में, उसको हम थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौते की पृष्ठभूमि क्या थी? दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित किया जाना था। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और क्या शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। लेकिन फिर गांधी इरविन समझौता हुआ और कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने में सहमति जताई। और समझौते की मेन बातें क्या थी? इसमें था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गई। कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक देगी। कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाले सभी अध्यादेश को वापस लिया जाएगा और हिंसक अपराधों से संबंधित अभियोगों को छोड़कर सभी अभियोगों को वापस ले लिया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई कर दी जाएगी और नमक कर को हटा दिया जाएगा। ये जो थी ये गांधी इरविन समझौते की मेन विशेषताएं थी। और गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या था? कांग्रेस थी उसने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, सरकार ने अपने सभी अध्यादेश वापस ले लिए, कांग्रेस पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया और बाकी जो चीजें आप यहाँ पर स्लाइड को रोककर पढ़ सकते हैं। लेकिन दो मांगे थी उसको इरविन ने नहीं माना। वो क्या थी? पहली मांग थी आंदोलन के दमन के दौरान पुलिस की इजाजतों की सार्वजनिक जांच की जाएगी, इसको नहीं माना। और दूसरा था भगत सिंह और उनके साथियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलना, यह बात भी इरविन ने नहीं मानी। और 23 मार्च 1931 को जो भगत सिंह जी थे उनको फांसी दे दी गई थी। तो ये था गांधी इरविन समझौता। 28वां प्रश्न है, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विट्ठाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? विट्ठाल विध्वंसक प्रकाशित की गई थी गोपाल बाबा वालंगकर द्वारा। जो गोपाल बाबा वालंगकर थे इनका जन्म हुआ था 1840 में और 1904 में इनकी मृत्यु हुई थी। जो मासिक पत्रिका विट्ठाल विध्वंसक थी इसकी शुरुआत हुई थी 1884 में। और जो गोपाल बाबा वालंगकर थे ये महार जाति से संबंधित थे। यहाँ पर 3 और महान लोगों के नाम दे रखे हैं, एक ज्योतिबा फुले, मोहनदास करमचंद गांधी और भीमराव रामजी अम्बेडकर। गांधी जी के बारे में तो क्या ही बोले, पूरा स्पेक्ट्रम भरा पड़ा है। ज्योतिबा फुले और भीमराव रामजी अम्बेडकर हैं बाबा साहेब, उनके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। भीमराव अम्बेडकर इनका जन्म हुआ था 1891 में, मृत्यु हुई थी 1956 में। जन्म कहाँ होता है इनका? महू, जो कि कहाँ पर है? एमपी में है। इनके संबंधित जो बातें हैं उनको हम थोड़ा सा एक बार जल्दी से देख लेते हैं। 1923 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। 1927 में बहिष्कृत भारत समाचार पत्र इन्होंने प्रकाशित किया था। मार्च 1927 में महाड़ सत्याग्रह किया था, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। 1936 में इन्होंने लेबर पार्टी का गठन किया था और तीनों गोलमेज सम्मेलन थे उनमें इन्होंने भाग लिया था। 1946 में बंगाल से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। 1947 में कानून मंत्री बने थे और संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी उसके भी अध्यक्ष थे। 1942 में अनुसूचित जाति संघ की स्थापना उन्होंने की थी। दूसरा नाम था ज्योतिबा फुले का। ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था 1827 में, मृत्यु हुई थी 1890 में। ये माली जाति से आते थे। विधवा पुनर्विवाह, शिशु हत्या रोकथाम, महिला शिक्षा के लिए इन्होंने मूलतः काम किया था। 1848 में बालिका विद्यालय इन्होंने खोला था। सावित्रीबाई फुले जो उनकी पत्नी थी इनके साथ मिलकर 1873 में सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना की थी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। गुलामगिरी इनकी पुस्तक है। दलित शब्द को इन्होंने ही गढ़ा था। ये बात होगी ज्योतिबा फुले से संबंधित। तो यहाँ इसका आंसर होता है ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 29वां प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? पहली बात, अगर आपको कुछ ना पता हो, वाप माप ऐसे भी जा सकते हैं, ये कभी कभी सही बैठता है ये लॉजिक भी। तो यहाँ पर वाप माप, तो ये भूमाप से संबंधित है। जो वाप है उसका मतलब होता है बोना, जो खेत बोते हैं उसके संदर्भ में, तो उसके संदर्भ में मापा जाता था कि कितना बोया गया है। इस प्रकार ये भूमाप से संबंधित शब्द है। आंसर होता है ए। तो आज का हमारा डिस्कशन है उसको यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने कुल 10 प्रश्नों को डिस्कस किया है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।